हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स में। आज हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 12 के चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है चैप्टर 3। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का? उत्पादन है क्या, यानी प्रोडक्शन है क्या। उत्पादन यानी व्हाट इज प्रोडक्शन। तो बोला जा रहा है कि किसी भौतिक वस्तुओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है। चलिए, भौतिक वस्तुओं का निर्माण, पहले तो इस वर्ड का मतलब जान लेते हैं। भौतिक वस्तुएं जो आपकी डेली की वस्तुएं हैं, उसे हम लोग भौतिक वस्तुएं कहते हैं, या वैसी वस्तुएं जिसका निर्माण आपके द्वारा किया गया है, वैसी वस्तुओं को कहा जाता है भौतिकी वस्तु या भौतिक वस्तुएं कहा जाता है। तो कहा गया कि किसी भौतिक वस्तुओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है। किसी भौतिक वस्तुओं का निर्माण क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। उत्पादन कहलाता है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य न तो वस्तुओं का निर्माण करता है और न ही उसे नष्ट करता है। चलिए देखिए, हम लोग तो आम जीवन में कहते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, तो भौतिक वस्तुओं का निर्माण। लेकिन अगर साइंटिफिक देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बोला गया है कि मनुष्य न तो वस्तुओं का निर्माण करता है और न ही वस्तुओं को नष्ट करता है। मनुष्य तो केवल प्राकृतिक वस्तुओं का आवश्यकता अनुसार क्या करेगा? उपयोग करेगा। यही चीज आपके एनर्जी में बताया गया है। जब आप साइंस पढ़िएगा तो उस एनर्जी के बारे में यही बताया है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय। ना हम एनर्जी को बना सकते हैं और नहीं एनर्जी को समाप्त कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताया जा रहा है कि उत्पादन, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बोला जाए तो उत्पादन क्या है? उत्पादन को न हम वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और नहीं हम वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। बस प्रकृति के अनुसार उसे हम लोग क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार उसे हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अतः वस्तु का रूप में परिवर्तन कर उपयोगिता का सृजन करना अथवा मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अगर इसको और भी अच्छे तरीके से पूछा जाए तो कहा गया है कि वस्तु के रूप में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता का जब हम सृजन करते हैं, लाभ उठाते हैं अथवा मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। अब अलग अलग लोग थे हमारे यहाँ, जैसे बताया जा रहा है एली के अनुसार, तो कहा गया है कि एली के अनुसार आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है? तो ये एली ने कहा था। किसने कहा था? एली ने कहा था। दूसरा दिया जा रहा है कि थॉमस ने क्या कहा? तो कहा कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। अगर वस्तु के मूल्य में अगर हम वृद्धि करेंगे तो यही उत्पादन होगा। और यह किसके द्वारा दिया गया है बात? तो ये थॉमस के द्वारा कहा गया है। और तीसरा है स्मिथ के द्वारा। इन्होंने क्या बताया? तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। यानी उत्पादन वो क्या है? प्रक्रिया है, काम है कि जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। आगे दिया गया है कि उत्पादन कितने तरह का होता है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे पूछा जा रहा है कि उत्पादन की अवधारणाएं कौन कौन सी होती है। तो उत्पादन की 3 अवधारणाएं हैं। टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कुल उत्पादन कहते हैं। दूसरा है सीमांत उत्पाद, जिसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और तीसरा है औसत उत्पाद, जिसे हम लोग एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, पिछले चैप्टर में आपने सीमांत उपयोगिता के बारे में आपने पढ़ा होगा। सीमांत उपयोगिता, उसी तरह से आपको सीमांत के बारे में यहाँ भी और कुल उत्पाद के बारे में यहाँ पर भी पढ़ना होगा। तो सबसे पहला जो है वो है आपका कुल उत्पाद किसे कहते हैं। चलिए ध्यान से हम लोग आराम से समझेंगे कि कुल उत्पाद किसे कहा जाता है। तो कहा गया है कि किसी निश्चित समय में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा गया है। चलिए देखिए, यहाँ पे समझिएगा। कहा गया कि किसी निश्चित समय में, यानी समय हमारा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और निश्चित समय में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग, यानी जब मान लीजिए कि आप किसी खेत पे खेती कर रहे हैं, तो खेती करने के लिए किन किन वस्तुओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की
कुल मात्रा को, कितना आपने प्रोडक्शन टोटल किया, यही कहलाता है टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। यानी आपने जितना प्रोडक्शन किया यही आपको टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। अब टोटल प्रोडक्ट है वो दो तरीका से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक हो गया कि सीमांत उत्पाद के इकाइयों का योग, यानी सीमांत यानी मार्जिनल प्रोडक्ट को आपस में जब बारी बारी से जोड़ा जाएगा तब भी उससे इसे हम लोग सिग्मा कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं और इसका मतलब होता है ऐड। इसका मतलब क्या होता है? ऐड। याद रखिएगा, औसत उत्पाद गुना साधन की इकाई है, यानी गुना, औसत उत्पाद को गुना किया जाएगा किससे? साधन से। यानी एवरेज प्रोडक्ट को अगर हम वस्तु के साधन से मल्टीपल कर देंगे तब भी क्या निकल जाएगा? टोटल प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद निकल जाएगा। चलिए आगे आते हैं। मार्जिनल यानी सीमांत उत्पाद किसे कहा जाता है? तो कहा गया है कि श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से, श्रम, ये देखिए ये श्रम है, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के लगाने से उत्पादन में होने वाली वृद्धि। देखिए यहाँ पे ये तो देखिएगा स्थिर साधन है। ये कौन सा साधन है? तो यह स्थिर साधन है। याद रखिएगा, यह स्थिर साधन है। तो स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो कहा गया कि जो परिवर्तनशील साधन है उसमें हर एक इकाई में वृद्धि के साथ साथ, तो क्या बताया जा रहा है? वृद्धि अथवा कमी को सीमांत उत्पादन कहा जाता है। यानी इसके हर एक वृद्धि में जो उत्पादन होगा या कमी होगी उसी को हम लोग सीमांत उत्पाद कहा जाता है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था, संतरे के बारे में बताया था कि संतरे की उपयोगिता के बारे में बताया था कि जैसे जैसे आप संतरा अधिक खाते जाइएगा आपकी उपयोगिता कम होती चली जाएगी, और यही उपयोगिता कम को हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पर भी वही होगा। यानी सीमांत उत्पाद कैसे कहेंगे? तो जैसे जैसे वस्तु की मात्रा यहाँ पे बढ़ती जाएगी सीमांत उपयोगिता या तो बढ़ते जाएगा और नहीं तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? घटते चला जाएगा। दोनों बात यहाँ पे हो सकते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था उपयोगिता में कि जैसे जैसे आपका पेट भर रहा था वैसे वैसे आपकी जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जा रही थी, लेकिन यहाँ वस्तु के उत्पादन में ऐसा नहीं है। वस्तु के उत्पादन में सीमांत उपयोगिता जो होगी वस्तु की इकाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है कि अगर पहली वस्तु से सीमांत उपयोगिता कितनी है? 40 है, और दूसरी वस्तु से सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई? 50 हो गई, और फिर तीसरी वस्तु से सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? फिर 40 हो गई। यानी दूसरी वस्तु में सीमांत उपयोगिता बढ़ गई और तीसरी वस्तु में सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? घट गई। तो ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा सीमांत उत्पाद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सीमांत उत्पाद निकालने के लिए टोटल प्रोडक्शन माइनस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या करना होगा? माइनस। अब देखिए यहाँ पे तो टोटल प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 90 में से 40 जाएगा। आप ही बताइएगा, 90 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 50 बचेगा। यही 50 जो है आपका क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता हो जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए अगर किसी भी चीज में अगर सीमांत लगा हुआ हो तो याद रखिएगा कि सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, सेकंड माइनस क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब हर एक दूसरी में से पहली चीज को क्या करना होगा? घटा देना होगा। तब इससे आप लोग सीमांत निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सीमांत उत्पाद को निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? तो परिवर्तन, टोटल प्रोडक्शन में जितना परिवर्तन हो रहा है उसे टोटल इकाई में, यानी कहने का मतलब हो गया श्रम की परिवर्तन इकाई से क्या कर देंगे? अगर भाग दे दिया जाए तो भी सीमांत उपयोगिता निकाला जा सकता है। सीमांत उपयोगिता क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। अब आते हैं, तीसरा है औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट किसे कहेंगे? तो कहा गया है कि एक परिवर्तनशील श्रम के प्रति
इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी कहा गया कि अगर परिवर्तनशील श्रम, ये है हमारा परिवर्तनशील श्रम है, तो परिवर्तनशील श्रम के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहा जाता है। यानी हर एक से कितना कितना उत्पाद हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, एवरेज उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। अगर पता करना होगा कि किसी भी चीज का एवरेज प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं कीजिए, टोटल यानी कहने का मतलब है कि परिवर्तनशील साधन का टोटल पहले निकाल लेंगे। तो देखिए पहली वस्तु से 40, दूसरी वस्तु से कुल उत्पाद 90। अब जब ये कुल उत्पाद जब 90 हो गया तो हमें कुल उत्पाद पता चल गया कि कितना है 90, और हमने वस्तु कितना उपयोग में लाया 2, तो 2 से इसे हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, हमें 45 आएगा, यानी 45 आएगा। और यही 45 आपका क्या बता रहा है, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है। अब आपके लिए ये सवाल है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो देखिए पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, औसत उत्पाद, अभी आपके स्क्रीन पे औसत उत्पाद दिया हो तो पहले हम लोग औसत उत्पाद निकाल लेते हैं। पहली वस्तु से कितना हो गया, 25 हो गया, तो पहली वस्तु के लिए औसत उत्पाद 25 ही रहेगा। पहली वस्तु के लिए औसत उत्पाद कितना हो जाएगा, 25 ही रहेगा। लेकिन अगर दूसरी वस्तु के लिए औसत उत्पाद बोला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 45 को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तीसरी वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, तो 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर आपको सीमांत उपयोगिता निकालना है तो हर एक दूसरी में से पहली को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 45 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 बचेगा। उसी में से 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा। तो इस तरह से आप घटा करके क्या निकाल सकते हैं, सीमांत उत्पाद निकाल सकते हैं। और ये आप लोग इस चार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके लिए ये रह जाएगा। आगे ते हैं अल्पकाल। देखिए 2 काल होगा, एक अल्पकाल एक दीर्घकाल। अल्प का मतलब होता है कम समय के लिए, अल्प मतलब क्या होगा, कम समय के लिए, अल्प मतलब कम समय के लिए हो जाएगा। तो कहा गया कि अल्पकाल में कम से कम एक कारक श्रम अथवा पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी चीज का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, किसी खेत पे आप खेती कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक चीज को नहीं कम करना होगा। किसमें, या तो अपने श्रम में कमी नहीं कीजिए या नहीं बदलाव नहीं कीजिए, और नहीं तो आप अपने पूंजी में बदलाव नहीं किए। अब दोनों में से किसी एक चीज में अगर आपका बदलाव नहीं होगा तो नहीं किया जा सकता है, किस काल में, अल्पकाल में। तो अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती है। यानी उत्पादन अगर अल्प यानी थोड़े समय में हर एक चीज को आप नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाए, मान लीजिए 2 दिन 4 दिन का समय दिया जाए, तो क्या आप सभी चीजों को बढ़ा सकते हैं, तो कहा जा सकता है नो सर, हम सभी चीजों को बढ़ा नहीं सकते हैं। अतः उत्पादन को बढ़ाने के लिए अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाकर उत्पादन किया जा सकता है। यानी अगर कम समय में आपको दिया जाए तो वैसे चीजों को आप बढ़ा सकते हैं जो बदलाव की जरूरत होगी या जो बदला जा सकता है, तब आप उस चीज को बढ़ा करके उसका क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। परिवर्तनशील साधनों को परिवर्तित कारक भी कहा जाता है। यानी कहा गया है कि परिवर्तनशील जो कारक होंगे जिसको हम लोग बदल सकते हैं उसे परिवर्तित कारक भी कहा जाता है। तो ये हो गया कम समय के लिए। लेकिन दीर्घकाल के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर क्या होगा, तो कहा गया है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी स्थिर कारकों में परिवर्तन लाया सकता है। अगर लंबे समय के लिए आपको कुछ दे दिया जाए तो आप सोचिएगा कि हम उसमें पूरी तरह से उसको हम लोग क्या कर दें, बदल दिया जा सकता है। अतः दीर्घकाल में सभी साधन क्या हो सकते हैं, परिवर्तनशील होगा। और ये सवाल पूछा गया है कि किस काल में सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं, तो आप लॉजिक लगा के भी आंसर दे सकते हैं, सर लंबे समय यानी दीर्घकाल में हम सभी साधन को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अल्पकाल में सभी चीजों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। आगे दिया गया है कि स्थिर कारक, जिन कारकों को अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते उसे स्थिर कारक, नाम ही स्थिर यानी जो परमानेंट है, फिक्स्ड है।
स्थिर कारक यानी फिक्स्ड हो जाएगा। तो वैसे चीज इसको हम बदल नहीं कर सकते हैं। अल्पकाल में यानी कम समय में जिसे नहीं बदला जा सकता उसे हम लोग स्थिर कारक कहते हैं। जैसे भूमि और पूंजी, इसे हम कम समय में नहीं बदल सकते, भूमि और पूंजी को कम समय में नहीं बदल सकते हैं। दूसरा है परिवर्तनशील कारक, जिन कारकों को अल्पकाल में बदला जा सकता है, जिन कारकों को कम समय में तुरंत हम बदल सकते हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील कारक कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि या कमी करने के लिए घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कम समय में हम किसको घटा बढ़ा सकते हैं, तो कहा गया है कि आप श्रम को कम कर सकते हैं या श्रम की मात्रा को, यानी लेबर जो है आपके पास जो लेबर है उसको कम समय में या बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कच्चा माल, कच्चे माल को भी हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि आप उसमें वृद्धि करना चाहते हैं तो कच्चे माल को बढ़ा दीजिए, अगर वृद्धि को घटाना चाहते हैं तो कमी करना चाहते हैं तो आप कच्चे माल को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। अब आपके लिए VBI सवाल है, उत्पादन फलन किसे कहा जाता है। ध्यान देखिएगा कि उत्पादन फलन के द्वारा उपयोग में लाए गए आगत का मतलब याद रखिएगा इनपुट, और निर्गतों जिसे हम लोग कहते हैं आउटपुट के क्रियात्मक और फलनात्मक संबंध को सिंपल वर्ड में अगर उत्पादन फलन कहा जाए तो कहा गया कि आप किसी वस्तु के उत्पाद करने में, वस्तु का प्रोडक्शन करने में जिस चीज का आप इनपुट करते हैं यानी उस चीज में आप लगाते हैं और उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो आप आउटपुट उससे प्राप्त करते हैं, इसी के क्रिया रूप को या फलनात्मक रिजल्टेंट रूप को अगर बोला जाए उसी को हम लोग उत्पादन फलन कहा जा सकता है। याद रखिएगा उत्पादन फलन इसे कहा जाता है। अगर आपको उत्पादन फलन निकालना होगा तो Q बराबर K इंटू L हो जाएगा। Q यानी अधिकतम उत्पाद, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होगा, अगर आप ही खेती कर रहे हो या अगर आपके परिवार में कोई बिजनेस कर रहा हो तो आप तो कभी नहीं चाहिएगा या आपके जो परिवार में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाए, उत्पादन कम हो। तो जाहिर सी बात है कि अधिकतम उत्पाद करने की कोशिश किया जाएगा। और पूंजी, के कहने का मतलब यहाँ पे पूंजी हो गया और एल यहाँ पे श्रम हो गया। अगर आपको अधिक उत्पादन करना है तो पूंजी और श्रम को आपस में क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। जब दोनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपको अधिकतम उत्पाद निकल जाएगा। अब आते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं कौन कौन सा है। देखिए ये VBI है और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि उत्पादन फलन की मान्यताएं बताइए। कहा गया है कि तकनीकी ज्ञान की स्थिर स्थिति, यानी अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके उसके एक तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप उसका अच्छा से प्रोडक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आपसे वो उत्पाद नहीं हो पाएगा। दूसरा है कुशल प्रविधि, यानी स्किल होना जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है। छोटी इकाइयों में विभाजन, काम को छोटे छोटे रूप में बांट दिया जाएगा तो और बेहतर अच्छे ढंग से आप उत्पाद कर सकते हैं। भौतिकी संबंधों का प्रदर्शन, यानी कौन कौन से चीज वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। और उत्पादन के साधनों में दी हुई गई कीमतें, यानी उत्पादन के साधनों में जो कीमतें इस्तेमाल किया जा रहा है ये दिया जा रहा है। और एक निश्चित समय भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और 10 साल लगा दिए और कहें कि हमने तो इसका प्रोडक्शन कर लिया, ऐसा नहीं है। समय एक निश्चित होना जरूरी है। और सातवां है अपरिवर्तनीय विधि, यानी कुछ नियम ऐसे भी होने चाहिए जिसको बदला ना जा सके। ये सारे चीजों को हम लोग बोलते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं। और यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे आते हैं, उत्पादन फलन की विशेषताएं। अब विशेषताएं भी देखिए, उधर मान्यताएं थी, अब इधर विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं, तो उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों का पारस्परिक संबंध बतलाता है। यानी कहा गया कि उत्पादन हमें क्या बताएगा, तो जो आप उत्पादन कर रहे हैं और उत्पत्ति के साधन, जो भी साधन है, उत्पादन और उत्पत्ति के जो भी साधन है उसके संबंध को क्या बताता है, उत्पादन फलन बताता है। टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।
उत्पादन सदा एक दिए हुए समय, उधर भी था कि समय फिक्स होना चाहिए, तो दिए हुए समय और प्रति इकाई संबंध में ही यही उसकी विशेषताएं होती है। उत्पत्ति के साधन की मात्रा को उसके कार्य करने की लंबाई में मापा जा सकता है, यानी एक समय में मापा जा सकता है। और उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है। उत्पादन फलन कैसी समस्या है? इंजीनियरिंग समस्या है, न कि यह आर्थिक समस्या है। जब आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र में दो समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, एक हो जाएगी आर्थिक समस्या और दूसरा बोला गया इंजीनियरिंग समस्या, यानी साइंटिफिक समस्या यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आ गया कि ह्रासमान नियम दिया गया है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन नियम क्या होता है। कहा गया है कि जब अनागत, याद रखिएगा, जब अनागत, आगत यानी इनपुट, आगत मतलब इनपुट, याद रखिएगा, जब अनागत स्थिर हो, इनपुट स्थिर हो, हम किसी एक आगत में वृद्धि है तो उत्पादन में बढ़ोतरी, यानी कहा गया है कि जब अन्य आगत, जितने भी आपके पास आगत है वो सब फिक्स हो, लेकिन उसमें से एक आगत को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। और जैसी एक आगत को आप बढ़ा रहे हैं, उत्पादन में क्या हो जा रही है? बढ़ोतरी हो जा रही है। लेकिन एक समय के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें अतिरिक्त आगत के प्रयोग के बावजूद भी उत्पादन में गिरावट आने लगेगी। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर में हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास जितना भी फिक्स्ड था, चीज था, उसमें से एक को आपने बढ़ा दिया, और जब जैसी आपने एक चीज को बढ़ाया आपका उत्पादन तो बढ़ गया। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है जब आप स्थिर आगत को और क्या कर सकते, उसमें बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने से क्या हो रहा है? गिरता ही चला जा रहा है। ऐसी स्थिति को हम लोग ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम कहते हैं। यह 3 चरणों में होता है, यानी ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। बढ़ता सीमांत उत्पाद, घटता सीमांत उत्पाद और ऋणात्मक सीमांत उत्पाद होता है। अब हम लोग इन तीनों चीजों को हम लोग समझेंगे। पहला दिया गया है, यहां पे थोड़ा सा और समझेंगे इस चीज को, उत्पादन फलन के 2 प्रकार, और इसके बाद उस सब नियम को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा गया है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन या साधन के प्रतिफल। देखिए ये सवाल आपके लिए भी है, साधन के प्रतिफल से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ अल्पकाल की बात हो रही है, यानी कम समय में उत्पादन की बात हो रही है। तो देखते हैं क्या है। तो लिखा गया है कि यदि उत्पादक, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोड्यूसर, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, यदि प्रोड्यूसर उत्पादन में परिवर्तन अन्य साधनों को स्थिर रख कर उत्पादन के केवल एक ही साधन में वृद्धि अथवा कमी करता है तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों के मिश्रण का अनुपात बदलता है, तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जितने भी साधन दिया गया है, सभी साधन को स्थिर रखने के बाद अगर एक पे आगत में आप या तो उसकी वृद्धि कर दीजिए और नहीं तो उसकी आप कमी कर दीजिए, और इसी के फलस्वरूप इसके अनुपात के मिश्रण को, अनुपात यानी रेशियो के मिश्रण को वो हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादन के साधन का प्रतिफल कहा जाता है, या इसे हम लोग परिवर्तनशील अनुपात, या तो इसे हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। चूंकि यह संबंध अल्पकाल से होता है, इसीलिए इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकाल के लिए नहीं होगा, ये अल्पकाल के लिए होगा, इसीलिए इसे अल्पकालीन उत्पादन भी कहा जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ों को आसानी से समझ में आ रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग, अब आते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन।
जिसे हम लोग पैमाने के प्रतिफल, यानी अल्पकालीन में हमने पैमाने के प्रतिफल को देखा, अब दीर्घकाल में इस चीज को देखते हैं। तो कहा गया है कि यदि उत्पादक यानी प्रोड्यूसर सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन कर दे, सभी चीज में एकदम एक रेशियो में, एकदम सेम रेशियो में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, तो इस स्थिति में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के आनुपातिक संबंध को यानी रेशियो के संबंध को पैमाने प्रतिफल कहते हैं। यानी सभी चीजों में परिवर्तन कर दिया जाए और परिवर्तन करने के बाद जो उसका रेशियो होगा उसी रेशियो को हम लोग पैमाने का प्रतिफल, और ये लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। क्योंकि इसका संबंध दीर्घकाल से होता है इसलिए इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो एग्जाम में दो सवाल यहां से बनता है, एक तो है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन किसे कहा जाता है, इसी को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है, याद रखिएगा। अब कहा गया कि पैमाने के प्रतिफल साधनों के प्रयोग से। अब साधन का हम प्रयोग करके कैसे निकालेंगे, तो लिखा गया है कि साधनों के प्रयोग अनुपात जो स्थिर रखते हुए जब सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाए, सभी चीजों को समान, तब उत्पादन में होने वाली परिवर्तन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी चीज को स्थिर रखते हुए साधनों को समान अनुपात में, यानी जो अनुपात बदलने वाला है, जो अनुपात जो परिवर्तन होने वाली चीज है, सभी अनुपात में सेम बढ़ाया जाए, तो अब उत्पादन में होने वाले जो उत्पादन का जो उत्पादन में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। याद रखें, उत्पादन के पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। कहा जाएगा कि पैमाने के 3 प्रतिफल होते हैं। प्रथम अवस्था में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब यहाँ पे देखिए इसकी 3 अवस्था, पहली अवस्था और 2024 में दूसरी अवस्था से पूछा गया था कि पैमाने की दूसरी अवस्था में क्या जिक्र किया गया है, क्या बताया गया है। तो पहले हम लोग पहला बारे समझ लेते हैं, हो सकता है कि आपको 2025 में पहले वाले से सवाल पूछ दिया जाए। लिखा गया है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जब उत्पादन के सभी साधनों को के % बढ़ाने से उत्पादन के प्रतिशत अधिक होता है। यानी किसी चीज को हम उत्पादन के साधनों में, अगर मान लियो कि हम 4% किसी चीज को बढ़ाते हैं, किसी चीज को हम लोग कितना % बढ़ा दिए, 4% बढ़ाने से उत्पादन में भी 4% का वृद्धि हो गया। जब हम समान 4% बढ़ा दिए तो उसका उत्पादन भी 4% बढ़ गया, तो ऐसे पैमाने को बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहते हैं, बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। इसे हम लोग प्रथम अवस्था कहा जाता है। द्वितीय अवस्था में क्या है, तो पैमाने के घटते प्रतिफल जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर, हम उत्पादन के साधन में वृद्धि कर दिए लेकिन उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है, लेकिन जो उसका उत्पादन है वो कम हो गया। हमने अपनी वस्तुओं को तो, साधनों को तो बढ़ा दिया, लेकिन उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि जो है वो कम हुई अनुपात में। यानी वृद्धि तो हुई है, यहाँ पे समझिएगा, वृद्धि तो हुई है लेकिन पहले वाले के अनुसार कम वृद्धि हुई है, तो उसे पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। और तीसरी अवस्था है कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पे उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि हो। जब हम किसी साधन को बढ़ा दिए और जब हमारा प्रोडक्शन है वो जैसे पहले आ रहा था उतना ही प्रोडक्शन आ रहा है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, या इसी को हम लोग ऋणात्मक प्रतिफल भी कहते हैं। तो तीनों समझ में आ गया। पहले वाले में उत्पादन बढ़ाने से, साधन बढ़ाने से उत्पादन बढ़ रहा था। दूसरे वाले में हमने साधन बढ़ाने से उत्पादन में तो वृद्धि हो रही थी लेकिन पहले वाले के अनुसार कम वृद्धि होती, उसे हम लोग घटते हुए कहते हैं। और तीसरे वाले में उत्पादन के साधन के बढ़ाने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, जितना हो रहा था पहले से उतना ही हो रहा था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्थिर कहते हैं। आगे उत्पादन लागत किसे कहते हैं, चलिए, प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागत यानी प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहा जाता है, तो किसी वस्तु के उत्पादन पर जितना आप खर्च कर दीजिएगा ना, आप किसी चीज को
किसी चीज में जब आप पैसे लगाते हैं ना, उसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उत्पादन लागत कहते हैं। यानी अगर आप किसी चीज का कंपनी खोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ये मॉनिटर या टीवी वगैरह का कंपनी खोल रहे हैं, तो उसमें जो आपको खर्च लगा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन कॉस्ट कहा जाता है। ये धनराशि के रूप में होता है, ये कुल धनराशि को हम लोग कहते हैं। उत्पादन लागत के कितने प्रकार होते हैं, तो अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं, बारी बारी से। सबसे पहला होगा स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में देखिए क्या आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कहा गया कि स्थिर लागत कुल लागत का यह भाग जो उत्पादन में परिवर्तन होने पर स्थित रहता है। कहा गया कि वैसी लागत जो स्थिर रहता है, वैसी लागत जिसमें उत्पादन में के परिवर्तन होने पर भी, यानी उत्पादन में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर लागत कहलाता है। इसी का अनुपूरक लागत भी कहते हैं, यानी इसे अनुपूरक लागत भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपूरक लागत भी कहते हैं। इसमें उत्पादन कम हो अथवा ज्यादा हो, उससे इसको कोई मतलब रहता है, ना ये बढ़ेगा और नहीं घटेगा, वैसे चीज को हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। यानी आपका प्रोडक्शन कम भी हो सकता है और आपका प्रोडक्शन अधिक भी हो सकता है, उसे हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। ये परिवर्तन नहीं होता है और उत्पादन, अस्थायी कर्मचारी, भवन का किराया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यानी उदाहरण के साथ अस्थायी कर्मचारी, जो अस्थायी कर्मचारी है उसके वेतन बोल सकते हैं कि उसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होता। एक बार सरकार ने फिक्स कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए वही रहता है। बीच बीच में बहुत लंबे समय के बाद दीर्घकालीन में परिवर्तन होता है, लेकिन अल्पकाल में बार बार उसके पैसों में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, चाहे स्थिति कैसी भी हो। तो यही बताया जा रहा है, इसी को हम लोग स्थिर लागत कहते हैं। आगे है कि मौद्रिक लागत किसे कहा जाता है। मौद्रिक लागत किसे कहेंगे, तो कहा गया है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों को समस्त मौद्रिक भुगतान करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी चीज को अगर उत्पादन करना है तो आपको उसमें पैसे लगाने होंगे। जब आप पैसे लगाते हैं, यही पैसे को जनरली हम लोग मौद्रिक लागत कहा जाता है। यानी आप किसी प्रोडक्शन को करने के लिए जो आपने पूंजी लगाया है, यानी कहा गया है कि जो आपने मौद्रिक भुगतान यानी पैसे का जो भुगतान किया है, उसी को हम लोग मौद्रिक लागत कहते हैं। अवसर लागत क्या है, तो कहा गया है कि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग किया जा सकता है, और इसकी अवधारणाएं बेनम ने दिया था, ये आपके लिए भी अभी आई है। यानी अवसर लागत क्या बताया जा रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग, यानी कहा गया है कि जब आप एक फील्ड पे दो चीज़ों को उत्पादन कर रहे हैं तो एक को बढ़ाने के लिए दूसरे चीज़ों को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर आप एक खेत में दो चीज़ों को उगा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं एक चीज़ को हमको बढ़ाना है, तो दूसरी चीज़ में क्या करनी होगी, कमी, और इसी त्याग को अवसर लागत कहा जाता है। इसी त्याग को क्या कहा जाता है, अवसर लागत कहा जाता है। कुल लागत क्या होता है, तो कहा गया कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो व्यय होता है, वस्तु के उत्पादन में जो खर्च होगा, चाहे वो मौद्रिक भी हो चाहे वो अवसर भी हो, उसे जोड़ के कुल लागत कहा जाता है। यानी अगर आप किसी प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सभी चीज़ों का ऐड यानी सम मतलब ऐड यानी कुल, सभी चीज़ों का योग, कुल यानी बोल सकते हैं योग यानी जोड़, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुल लागत कहा जाता है। कुल लागत का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, अगर दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, उसे हम लोग कुल लागत कहते हैं। औसत लागत किसे कहा जाता है, तो कुल लागत में उत्पादित इकाई की मात्रा से भाग देने से जो प्राप्त होगा उसे औसत, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किसे कहेंगे, जिसे हम लोग एसी के नाम से जानते हैं। एवरेज कॉस्ट किसे कहेंगे, तो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी सभी इकाइयों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर भाग दे दिया जाए
तो उसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट्स हो उसकी इकाइयों से अगर भाग दे दिया जाए तो उसे हम लोग एवरेज कॉस्ट या औसत लागत कहा जाता है। अतः किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत इकाई यानी प्रति इकाई लागत को, हर एक चीजों की जो लागत होगी उसी को हम लोग एवरेज कॉस्ट कहा जाएगा। अगर औसत लागत आपको निकालना है तो कुल लागत में से उत्पादन की मात्रा को क्या करना होगा, डिवाइड दे देना होगा। अल्पकालीन औसत लागत का वक्र यू आकार का होता है और ये आपके लिए भी आई है कि इसे औसत लागत का वक्र यू आकार का होता है। तो अल्पकालीन औसत लागत का जो वक्र होगा, वक्र कहने का मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, यू आकार का होगा। कैसा होगा, यू आकार का होगा। अब आते हैं सीमांत लागत, यानी सीमांत कहने का मतलब मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो सीमांत लागत किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन लागत में जो वृद्धि होगी उसी सीमांत लागत कहते हैं। आपने पिछले बात में भी देखा होगा सीमांत लागत के बारे में, और यहाँ सीमांत यूटिलिटी के उपयोगिता के बारे में आपने देखा है। अब यहाँ पे बोला गया है सीमांत लागत के बारे में बोला जा रहा है। सीमांत लागत कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप इकाइयों को बढ़ाते हैं आपकी लागत में जो वृद्धि होगी, आपकी लागत में जो वृद्धि होगी कुल उत्पादन में या कुल लागत में जो वृद्धि होगी, उसी वृद्धि को जो वृद्धि होगी उसी वृद्धि को जनरली क्या कहा जाता है, सीमांत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत निकालने का तरीका तो कुल लागत में के परिवर्तन यानी कुल लागत में जो बदलाव हुआ है उसके निर्गत का मतलब आउटपुट, याद रखिएगा निर्गत का मतलब आउटपुट होता है, तो आउटपुट से भाग दे दिया जाएगा, यही आपका सीमांत लागत होगा। इसके बाद दिया जा रहा है परिवर्तनशील लागत किसे कहेंगे, तो कुल उत्पाद का वह भाग यानी टोटल प्रोडक्शन का वह भाग जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है तथा घटने के साथ साथ घटता है। यानी कुल टोटल प्रोडक्शन का वो भाग जब उत्पादन के बढ़ने से बढ़ेगा और उत्पादन के घटने से घटेगा उसे हम लोग परिवर्तनशील लागत कहते हैं। यानी जो बदलते रहे, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, घटने पे वो घट जाएगा, उसे हम लोग परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और कहा गया इससे प्रधान लागत भी कहा जाएगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना होगा कि प्रधान लागत किसे कहा जाता है, तो परिवर्तनशील लागत को ये हम लोग जनरली प्रधान लागत के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए कच्चे माल और अस्थायी श्रमिक जो होंगे वो परिवर्तनशील लागत का प्रकार होगा, क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे तो आप माल ज़्यादा मंगवा सकते हैं, अगर आपके पास पैसे कम रहेंगे तो आप कच्चे माल की कम से कम उपयोग में ला सकते हैं यानी कम खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करेंगे आपकी स्थिति पर। आगे दिया गया है स्पष्ट लागत, ऐसे सभी व्यय जिसका भुगतान उत्पादन द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान को करना होता है स्पष्ट लागत कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन के दौरान जब आप खेती कर रहे हो तो खेती के दौरान जो आपने खर्च किया, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो कहा गया कि खेती के दौरान या कहा गया है कि प्रोडक्शन के दौरान जब आप क्रिया का दौरान जो आप भुगतान करते हैं, जो आप खर्च करते हैं, उसी को स्पष्ट लागत कहा जाता है, स्पष्ट लागत कहा जाता है। अब आते हैं अस्पष्ट लागत जिसे सन्निहित लागत भी कहा जाता है, और एग्जाम में इस भाषा से भी प्रश्न ऐसे भी बोले गए हैं। कहा गया है कि इनमें उत्पादक के वे व्यय सम्मिलित होते हैं जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब हो कि प्रोडक्शन के दौरान आप डायरेक्ट रूप से जिस पे खर्च नहीं करते हैं वैसे चीज़ों को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, अस्पष्ट लागत कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो आप समझ में आएगा। जैसे बोला गया इसमें उन सेवाओं एवं साधनों की कीमतों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन के प्रयोग तो करता है किंतु प्रत्यक्ष रूप में उसकी कीमत नहीं चुकाना पड़ता है। यानी आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उस पर आप डायरेक्ट रूप से उस पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, वैसे चीज़ों को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, अस्पष्ट लागत या सन्निहित लागत भी कहा जा सकता है।
अब आते हैं वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। वास्तविक लागत यानी रियल कॉस्ट। कहा गया कि किसी उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट एवं त्याग को वास्तविक लागत कहा जाता है। यानी आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन के दौरान आपको भी अगर मेहनत करना होगा या श्रम के द्वारा जो मेहनत किया गया है उसी के त्याग और कष्ट को जनरली हम लोग वास्तविक लागत कहते हैं। वास्तविक लागत का धारणा जो है वो मार्शल ने दिया था और ये सवाल आपके लिए भी आई है कि वास्तविक लागत का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो यह मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर था आपके लिए, चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा आज चैप्टर 4 के लिए। और आपको जल्द ही सारे वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और इसके बाद हम लोग MCQ को भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।